दोस्तों, अगर आप अपने बचपन को याद करने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद आएंगी। उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होंगी, जैसे कि आपने अपने भाई बहन के साथ पढ़ाई की, आप अपने भाई बहन के साथ खेलते थे, समझ रहे, भाई बहन के साथ खाना खाते थे, उनके साथ घूमते थे, तो उनके साथ जो जो चीज़ें आपने इंजॉय की है बचपन में, खेले कूदे होंगे, वो सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। बट उसी के साथ आपको और भी काफ़ी चीज़ें याद आएंगी। कौन सी वाली? जैसे कि ये वाली देखो, ये आपके भाई बहन के काफ़ी झगड़े होते होंगे भाई के साथ, मोस्टली भाई के साथ भी होते हैं और बहन के साथ भी होते हैं, और कभी कभी तो इतनी हाथापाई हो जाती, मुंह तोड़ दिया जाता है एक दूसरे का एकदम से। तो ये चीज़ें भी आपको याद होंगी। ये हर मतलब ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जिसने अपने भाई बहन के साथ बचपन में झगड़े नहीं किए होंगे, तो ये सबके साथ होता है। तो फिर आपको ये चीज़ याद आती होंगी, जैसे ही आपके घर वालों को पता चलता होगा कि आपके भाई बहन के झगड़े हुए, तो वो आते होंगे, वो दोनों को पीटते होंगे या दोनों को समझाते होंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये पूछते होंगे, भाई आपने लड़ाई क्यों की? तो फिर आप बताते होंगे कि मेरी ये चीज़ थी, इसने उसको हाथ लगाया। ये मतलब आप बोलोगे जैसे कि मेरी ये चीज़ थी, इसको इसने हाथ लगाया, मैं मुझे बिना पूछे, इसलिए मैंने उसको मारा। या आपके भाई बोलेंगे कि मेरी ये चीज़ थी, इसको इसने मुझे बिना पूछे हाथ लगाया। समझ गए? या जैसे कि अभी आप पढ़ाई करनी थी आपको, तो टेबल था, तो एक जैसे बहन पहले टेबल पे बैठ गई, तो भाई बोला मुझे भी पढ़ाई करनी है, तो वो बहन बोली नहीं नहीं अभी मुझे करनी है, फिर दोनों के झगड़े हो गए। तो फिर आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? आपके पेरेंट्स ना आपको चीज़ें बांट देते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं ये जो चीज़ है ना, ये बस इसकी होंगी। जैसे ये पेन है, ये 2 पेन है ना, ये आपके होंगे बस, ये 2 पेन बस आपके बहन के होंगे। ये 2 आपने उसके पेन को हाथ नहीं लगाना है, वो आपके पेन को हाथ नहीं लगाएंगी। और जैसे टेबल है, ये टेबल ना कॉमन चीज़ होगी, समझ गए? तो कॉमन चीज़ होगी तो इसको आप भी यूज़ कर सकते हो, आपकी बहन भी यूज़ कर सकती है, बस आपका दोनों का टाइमिंग अलग अलग होगा। इसने इस टाइम पे यूज़ करनी, उसने इस टाइम पे यूज़ करनी। तो आपके घर वाले जो है वो चीज़ों को बांट देते थे इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आपके झगड़े ना होंगे। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी हम क्यों देख रहे हैं? ये स्टोरी हम इसलिए देख रहे हैं कि जैसे आप हो, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो और ये स्टेट गवर्नमेंट है आपकी बहन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चीज़ों को बांट दिया है। यहाँ पे उन्होंने एक लिस्ट बनाई, उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, जिसपे ना सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है। और कुछ एक स्टेट लिस्ट है, उसमें काफ़ी सब्जेक्ट आते हैं, उस पर ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन है, उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, उसमें ऐसे सब्जेक्ट डाले गए दोनों के दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। ये इसलिए किया गया है क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इनमें बाद में झगड़े ना हो, समझ गए? जैसे कि इंटरनेट है या डिफेंस है या रेलवेज है, इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है क्योंकि ये उसके पावर उसके पास है। और जैसे वाटर इरिगेशन है, ये चीज़ें वाटर इरिगेशन, इस पर ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। और एजुकेशन जो है, एजुकेशन, इस पर दोनों भी लॉ बना सकते हैं, समझ गए आप? ताकि इनके झगड़े ना हो और ये अपने अपने जुरिडिक्शन में अच्छे से काम करें। तो आज का जो हमारा लेक्चर ना, ये इसी से रिलेटेड है, फेडरल स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 17वां लेक्चर है और हम देख रहे थे जो हमारा पॉलिटी का सेकंड यूनिट है उसको। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड यूनिट को स्टार्ट किया था जिसका नाम है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हमने ये देखना है कि जो सिस्टम है हमारे यहाँ की गवर्नमेंट की वो कैसी है, कौन सी फॉर्म की गवर्नमेंट है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियलशिप है या प्राइम मिनिस्टरशिप है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, उनके पास क्या क्या पावर है, कौन कहाँ पे लॉ बना सकता है। उसके बाद इमरजेंसी जो प्रोविज़न है वो कौन सी है, और जो टैक्स वगैरह वसूलने की पावर है वो सेंट्रल का गवर्नमेंट कौन से टैक्स वसूल सकती है। ये जो सारी चीज़ें ना हमें इस चैप्टर में देखनी। और पहला जो यूनिट था हमारा, वो पहले यूनिट में हमने सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स देख लिए, और जो कुछ हाईली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जैसे कि 1 to 50 51 1 से लेके 51 तक, ये जो सारे आर्टिकल्स थे ये हमने पहले यूनिट में देख लिए, और उसकी अलग से मैंने एक रिवीजन वीडियो भी बनाई थी। तो अभी हमारा जो सेकंड यूनिट है देखो, इसमें हमने ये 5 चैप्टर देखने हैं। तो पहला तो कल हमने देख लिया था कि हमारे यहाँ देश में ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट की वो कौन सी। अब आज जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो है फेडरल सिस्टम। हमारा देश का जो सिस्टम है ना, कल तो हमने देख लिया कि गवर्नमेंट कौन से फॉर्म की, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, वो कैसे है वो हमने कल देख लिया था कि हमारे यहाँ पे 3 चीज़ें जो है, 3 चीज़ों पे हमारा देश चलता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो उसमें हमने सारे वो चीज़ें कल देख ली थी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके वापस देखिए। और आज का जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है समझ गए आप? तो ये हमारा जो सेकंड यूनिट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसका सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है फेडरल सिस्टम। अब ये फेडरल सिस्टम को मैंने ये देखो यहाँ पे ये 4 टॉपिक में डिवाइड किया है। तो ये चैप्टर में हमें ये 4 टॉपिक को देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम कैसे होती है, मतलब कोई भी देश हो, अब हम देख रहे हैं ना
फेडरल जो वर्ड है ना, इसको हमें देखना है, मतलब हमारा देश जो है वो फेडरल सिस्टम है, तो हमें ये समझना है पूरे चैप्टर में। तो ये समझने के लिए हमने ये चैप्टर जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट टॉपिक्स में। तो पहला जो टॉपिक है पॉइंट्स, वो है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो ये समझने के लिए हमें ये 4 टॉपिक जब समझेंगे तो हमें अपने आप समझ जाएगा कि हमारा देश फेडरल कैसे है। देखो 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, जो हमने कल देखा था ना, कौन से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंशियल, वो तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कौन से फॉर्म की गवर्नमेंट होती है। अब हम इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, हमने प्राइम मिनिस्टरशिप जो वाली गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, उसको तो चूज किया है, मतलब चूज़ किया है उसमें को। उसके अंदर 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक होती है यूनिटरी, दूसरी होती है फेडरल। अब यूनिटरी मतलब क्या होता है, यूनिटरी मतलब देखो ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे ना ऑल पावर आर वेस्टेड इन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। सारी जो पावर है ना वो रीजनल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। मतलब इनको देखो, नेशनल गवर्नमेंट को ये पावर दी, इन्होंने इसी पे काम करना है, इनको ये पावर दी, इन्होंने इसी में काम करना है। और जो फेडरल जो है ना, और इसमें क्या होता है कि नेशनल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, वो इनको पावर देती, वो जैसा बोलेगी ये वैसे काम करेंगी। और जो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है ना, देखो ये वर्ड को मैंने बताया ना अभी, फेडरल जो वर्ड होता है ना, वहाँ पावर ना डिवाइड की जाती है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि ये जो पावर है इस पर नेशनल गवर्नमेंट काम करेगी, ये पावर है, ये जो सब्जेक्ट है इस पर स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, और ये सब्जेक्ट इसमें कंकरेंट दोनों काम करेंगे। अगर कोई ऐसा सिस्टम है, मतलब किसी देश में अगर कुछ ऐसा सिस्टम है जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट के पास कुछ जिम्मेदारी दी गई बाय कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ जिम्मेदारी दी है और कुछ दोनों के पास कॉमन जिम्मेदारी दी है, तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। और हमारा जो देश है ना वो फेडरल गवर्नमेंट है, समझ गए अभी आप। और यूनिटरी गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है, जहाँ पे ना यूनियन की ज़्यादा चलती है। यूनियन की ज़्यादा मतलब क्या, यूनियन ही इनको पावर देता है रीजनल गवर्नमेंट को, समझ गए अभी आप। तो 2 टाइप की सिस्टम होती है यहाँ पे, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। तो हमारा देश की जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है, वो फेडरल गवर्नमेंट है। तो इस तरह से हमने ये जो पहला टॉपिक था, ये कौन सा वाला, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसको हमने खत्म कर लिया। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, फेडरल सिस्टम। अब देखो हमने तो फेडरल देख लिया और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं फेडरल सिस्टम को। देखो यहाँ पे लिखा है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो एक पावर है वो इज़ वन, जहाँ पे क्या होता है, पावर आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट इफ एट ऑल एग्जिस्ट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट। मतलब ये जो है ना पावर क्या होती है, वेस्टेड होती है, किसके हाथ में होती है पावर, एक तो नेशनल गवर्नमेंट की होती है और जो रीजनल गवर्नमेंट है उसके हाथ में होती है। बट जब सारा देखा जाए ना तो जो पावर है वो नेशनल गवर्नमेंट से ही ली जाती है, समझ रहे ना। तो ऊपर मतलब अल्टीमेटली क्या है, नेशनल गवर्नमेंट ही सबको चलाता है। बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं दी जाती। मतलब नेशनल गवर्नमेंट का सारी पावर है, वो रीजनल गवर्नमेंट को बोलेगा चलो तुम आज ये काम करो, चलो तुम कल ये काम करो। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट है ना जहाँ पे सारा नेशनल गवर्नमेंट ही सारे देश को चला रही, उसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, पावर ना बाय कॉन्स्टिट्यूशन, देखो यार भी लिखा है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ना पावर नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट जो रीजनल गवर्नमेंट है इनके पास डिवाइडेड होती है पावर बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, और बोथ ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन। देखो इंडिपेंडेंटली, आप स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दी कि आपने ना वाटर सब्जेक्ट है, वाटर पे आपने काम करना है। और जो ये काम ये सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास दिया है कि आपने ना इंटरनेट पे काम करना है। मतलब इंटरनेट से रिलेटेड, इंटरनेट पे मतलब एक सब्जेक्ट हो, ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं। मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें, कुछ लॉ बनाना है, कायदा बनाना है, कानून बनाना है, कुछ भी हो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। और पानी से रिलेटेड इसमें कुछ भी हो तो वो अलग अलग देश स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अपने स्टेट में जो पानी से रिलेटेड लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे, ये सारे वो देखेंगे। मतलब इसका बोलना क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को पावर दे दी, जैसे कि ये सब्जेक्ट दिया है इंटरनेट का, तो इंटरनेट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती, समझ गए। जैसे सिटीजनशिप हमने देखा था, तो सिटीजनशिप जो है उसको अमेंड नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट। जैसे फंडामेंटल राइट था, डीपीएसपी था, इसको स्टेट गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकता ना, उसमें कुछ चेंज कर सकता है, बदलाव ला सकता है। ये काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम। और इसमें क्या बोला है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दे दी, जैसे इधर पानी दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट में और इधर इंटरनेट दे दिया है। तो ये क्या करेंगे, अपने विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, अपने अपने जुरिडिक्शन में इसको काम करेंगे, समझ रहे क्या। मतलब ये इधर छेड़खानी नहीं करेंगे, ये इधर छेड़खानी नहीं करेंगे, अपने अपने लेवल पे ये मसला सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं ना आप। और अभी ये जो फेडरल मॉडल होता है फेडरल, इसमें जो होता है नेशनल गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। तो नेशनल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है, और जो और क्या बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है और यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा जब भी न्यूज़ चलती तो बोला जाता है, एक तो क्या बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो किया, या यूनियन गवर्नमेंट ने ये किया, यूनियन गवर्नमेंट ने वो किया। क्योंकि हमारा जो देश है ना फेडरल गवर्नमेंट है, इसलिए हमारे यहाँ पे उसको बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। कौन सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब जो है जहाँ पे मोदी सरकार है वो आप वैसे। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जो रीजनल गवर्नमेंट है, इसको क्या बोला जाता है, इसको स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है हमारे देश में। और कुछ जो देश है जैसे पाकिस्तान है वहाँ पे उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, वैसे वहाँ पे जो स्टेट है ना उसको प्रोविंस बोला जाता है, समझ रहे ना। चाइना में वही, चाइना में प्रोविंस बोला जाता है,
और हमारे यहाँ पे स्टेट बोला जाता है, यूएसए में भी स्टेट बोला जाता है। तो अलग अलग है, तो समझ, अलग अलग नाम है। तो रीजनल गवर्नमेंट जो है ना, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हम भी प्रोविंस बोल सकते हैं, बट हमने स्टेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये यूज़ में आ गया एक बार, तो यही चल पड़ा। वैसे पाकिस्तान में प्रोविंस चल पड़ा तो प्रोविंस ही चल पड़ा। तो पाकिस्तान में ऐसे नहीं बोलते, सिंध स्टेट नहीं बोला जाता, सिंध प्रोविंस बोला जाता है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऐसे बोला जाता है पाकिस्तान में। वैसे चाइना में भी प्रोविंस बोला जाता है। और यूएस में आपने देखा होगा कि यूएसए में बोला जाता है कि स्टेट जो है हमारा, जो ये स्टेट में ऐसा है, समझ रहे ना, कैलिफोर्निया स्टेट, ये तो ये फलाना स्टेट, ढिमका स्टेट। तो यूएसए में, हमारे देश में रीजनल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है, और जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है। समझ गए आप? तो चलो आगे चलते हैं। देखो ये आप देखो, ये लिखा हुआ है, इसको एक बार, ये जो तस्वीर इसको समझ लेते हैं। जो एक बार फेडरल देखते हैं, हमारा वाला फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, सबसे पहले ऊपर पीपल होती है, लोग चुनते हैं नेशनल गवर्नमेंट को अलग से और इधर स्टेट गवर्नमेंट को अलग से। और यहाँ पे जो पावर है वो डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड पावर अथॉरिटी विद पीपल। मतलब लोग जो अलग अलग पावर जो होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में और अलग पावर दी, नेशनल गवर्नमेंट को अलग दी, इनके इलेक्शन भी दोनों के अलग हो गए। तो स्टेट दोनों को अलग अलग चुनती है। ऐसा नहीं कि एक बार नेशनल गवर्नमेंट चुन ली और नेशनल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को चुन ली, ऐसा नहीं होता। समझ गए? तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे दोनों अलग है, पावर अलग है, दोनों का इलेक्शन वगैरह अलग होता है। वैसे ही यूनिटरी जो गवर्नमेंट है, जो हमने देखी थी अभी इससे पहले, उसमें क्या होता है, नेशनल गवर्नमेंट चुनी जाती है और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को बनाती, समझ रहे क्या? और ये जो इस कॉन्सेंट्रेटेड पावर सेंट्रलाइज अथॉरिटी, मतलब यहाँ से ही सारा चलता है। समझ रहे ना? नेशनल जो गवर्नमेंट है ना, वही स्टेट गवर्नमेंट को आदेश देती, वही उसको चलाती। बट हमारे यहाँ पे आदेश दिए जाते हैं, बट इनके पास भी कुछ पावर है, ये खुद भी देश को चला सकती हैं। देखा होगा आपने, मतलब जो हमारे यहाँ पे, जैसे कि अभी उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, या केजरीवाल दिल्ली के, वो हर चीज़ मोदी से पूछ के नहीं करते, वो अपने लेवल पे भी डिसीजन ले सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका उसमें लिखा हुआ है कि ये स्टेट के पास चीफ मिनिस्टर होगा, वो चीफ मिनिस्टर के पास इतनी पावर होगी। ये आगे चल के हमें देखना है नेक्स्ट चैप्टर्स में। समझ रहे हैं ना आप? तो ये होता है। और ये कन्फेडरेशन, देखो कन्फेडरेशन मतलब क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट आते हैं, वो इकट्ठा होकर एक नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं। समझ गए? डिसेंट्रलाइजेशन पावर होता है, मतलब स्टेट ही चलाता है देश को, वो सिर्फ एक सेंटर नाम का होता है। ये वर्ड मैं आपको बताता हूँ, आपने ये वर्ड कहाँ सुना होगा, ये जो वर्ड है ना कन्फेडरेशन, ये वर्ड आपने कहाँ सुना होगा? जो मराठा एम्पायर था ना, तो ऐसे उसको बोला जाता है मराठा कन्फेडरेशन। तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें ना अलग अलग घराने थे, होलकर, गायकवाड़, समझ रहे ना, ये भोसले, सिंधिया, ये जो थे ना, ये अलग अलग जगह, जैसे सिंधिया थे वहाँ इंदौर में, गायकवाड़ थे गुजरात में, होलकर थे वहाँ नागपुर में, वो जो 17 सोलापुर वहाँ भोसले थे। तो ये लोग ना पूना में, वो तो पेशवा होता था। तो ये घराने ना, ये मिला, ये अपने अपने लेवल पे काम करते थे, और ये मिला के उनका मराठा एम्पायर था। तो मतलब इसलिए बोला जाता है उसको मराठा कन्फेडरेशन। मतलब वो स्टेट के पास जो थे, मतलब जैसे कि अभी सिंधिया है, तो सिंधिया के पास पावर थी, वो वहाँ पे वार भी लड़ सकते थे, मतलब यहाँ पूछते थे वैसे वो, पर वो स्टेट जो है वो ज़्यादा एम्पायर मतलब बढ़ाते थे। और वो जब से स्टेट का एम्पायर बढ़ गया, तो अपने आप इनका मराठा एम्पायर बढ़ गया, तो ऐसा होता था, इसलिए उसको कन्फेडरेशन बोला जाता है। तो समझ गए आप ये इस तस्वीर को? तो चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे और लिखे है फेडरल इसके बारे में। अब आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन आया होगा कि हमारा जो देश है उसमें ये फेडरल सिस्टम क्यों लिया फिर इन लोगों ने? मतलब जब हमारा जो कब आया था 9 नवंबर जो था 1949, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहली मीटिंग थी, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चालू हो गई थी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसमें ना ये जब बहस चली होंगी कि हमारे देश में कैसे सिस्टम अपनाई जाए, यूनिटरी या फेडरल। तो उन्होंने यूनिटरी क्यों नहीं अप्लाई, फेडरल ही क्यों की? समझ रहे हैं ना आप? मतलब ऐसा क्यों नहीं किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर हो, और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को क्यों पावर दी, क्योंकि स्टेट नाम की चीज़ क्यों बनाई? समझ गए? तो हमारे देश में ना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, इन्होंने ना ये फेडरल जो सिस्टम है इसलिए एडॉप्ट की, क्योंकि 2 रीज़न की वजह से। सबसे पहले तो लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, और दूसरा सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब देखो हमारा जो ये ना देश है ना, उसकी साइज़ बहुत बड़ी है। आपको पता होगा हमारा देश जो इतना बड़ा है, इतनी पॉपुलेशन और इतने टेरिटरी के हिसाब से भी बहुत बड़ा है, और पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ा है। और दूसरा क्या है, सोशल कल्चर डाइवर्सिटी। मतलब हर एक देश में, हर एक स्टेट में ना अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग, अलग अलग कास्ट रीजन, समझ अलग। जैसे अभी केरला है, अब केरला में गाय का मांस खाया जाता है, वहाँ पे मतलब उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वहाँ पे कल्चर वैसा है। और अगर उत्तर प्रदेश भी इधर आते, गुजरात, यहाँ पे अगर गाय को मारा जाता है, किसी को पता है तो लोग ठोक देते हैं जिसने गाय को मारा है। तो अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर है। तो इसलिए ये सोशो कल्चरल जो है ना, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर नहीं दी, स्टेट के पास दी। मतलब स्टेट के जो लोग हैं ना, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे, और अपने लेवल पे वो स्टेट गवर्नमेंट का जो है, मतलब वो वहाँ पे गवर्नेंस करेंगे, उसको चलाएंगे। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पावर, मतलब पार्टी कर सत्ता में आती है जिसका किसी स्टेट के कल्चर से कोई लेना देना नहीं, तो वो उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, वो धपाधप वो लॉ लागू कर देंगे। फिर वहाँ के लोग उसको अपोज करेंगे, और फिर देश के टुकड़े भी हो सकते हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट नो डाउट सारे देश को चलाता है, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादातर ऐसी चीज़ों के लिए पावर है जो स्टेट के जो लोकल इशू है उसको सॉल्व करने के लिए जो पावर चाहिए वो स्टेट के पास है।
ताकि हमारा जो सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी उसको मेंटेन रखा जाए। जैसे अभी महाराष्ट्र में कोई गवर्नमेंट बनती तो अभी यहाँ पे जैसे मराठा कम्युनिटी, अब मराठा कम्युनिटी क्या है, ये बहुत सेंटिमेंटल कम्युनिटी, यहाँ पे शिवाजी, सिर्फ मराठा कम्युनिटी नहीं, सारे के सारे जो कम्युनिटी के लोग यहाँ पे सारे टाइप के लोग, ये शिवाजी महाराज जो है इसको लिए बहुत सेंसिटिव है। शिवाजी महाराज जो है, छत्रपति शिवाजी, इनके खिलाफ अगर एक स्टेटमेंट भी गलत किसका जाता है तो ये मार सकते हैं। महाराष्ट्र के लोग इतने मतलब शिवाजी के लिए इतने पागल हैं कि शिवाजी महाराज के खिलाफ एक स्टेटमेंट भी गलत आता है तो लोग टपका सकते हैं किसी को भी, ये तो आपको पता है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कल का साउथ इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है या साउथ इंडिया के लोग बनते हैं या कोई भी बनता है, उसको तो ये चीज़ पता नहीं, वो कहीं पे भी जैसे अगर यूनिटरी गवर्नमेंट होती तो वो कुछ ऐसी चीज़ कर देता है कुछ, जैसे कि उनका मतलब जैसे एक एग्जाम्पल है, नॉन टेक्निकल है, एकदम करेक्ट नहीं पर बता रहा हूँ कि अगर शिवाजी महाराज को रिलेटेड कुछ हर्ट हो जाता तो ये लोग तो भड़क जाते। इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो स्टेट के पास पूरी पावर है, तो स्टेट में कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए, अगर वो महाराष्ट्र के लोग सत्ता में आएंगे ना, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी कांग्रेस, तो उनको तो ये सेंटिमेंट पता है, उनको उस स्टेट की चीज़ पता है कि भाई साहब ये चीज़ ऐसी है कि इससे दंगे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए ये जो लॉ, जैसे अभी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की पुलिस स्टेट के पास होती है, मतलब हर एक स्टेट की पुलिस है ना उनके पास ही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, क्योंकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर को पता है कैसे गवर्न करना है, क्या चीज़ है, हमारा स्टेट का सोशो पॉलिटिकल मतलब डाइवर्सिटी क्या है, चीज़ क्या है, समझ गए ना आप। तो ये दो चीज़ें ना, इसकी वजह से अभी आप समझ गए होंगे कि हमारा जो सिस्टम इसको फेडरल रखना पड़ा, फेडरल नहीं रखते यूनियन करते तो कांड हो जाता, फिर समझ रहे ना, एक लेवल के बाद हमारा देश चल ही नहीं पाता, वो टुकड़े हो जाते उसके बाद में, तो समझ रहे। इसके लिए देखो दे मतलब कौन, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो रियलाइज दैट द फेडरल सिस्टम नॉट ओनली इंश्योर द इफेक्टिव गवर्नेंस, ये इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं मतलब करते, मतलब स्टेट सही से चल रहा है सिर्फ इसी को इंश्योर नहीं करेंगे ऑफ द कंट्री, बट ऑल्सो रिकंसाइल नेशनल यूनिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी। मतलब जो रीजन है, एक कोई भी रीजन है, उसको एक ऑटोनॉमी चाहिए खुद का काम करने के लिए, वो ऑटोनॉमी, और जो नेशन है उसकी एक यूनिटी, मतलब एक सारा देश इकट्ठा है, ये जो यूनिटी, इसको भी ये चीज़ इंश्योर करता है फेडरल सिस्टम, और इफेक्टिव गवर्नेंस को भी करता है। एक चीज़ को आप याद कीजिए, जब हमने जो हमारा चैप्टर देखा था 5 नंबर का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें हमने आर्टिकल फर्स्ट से स्टार्ट किया था, तो आर्टिकल जो फर्स्ट था उसमें ना काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी, तो वो समझते ये भाई ये जो सेंटेंस है इसको समझने के लिए देखो आर्टिकल 1 में क्या बोला था। आर्टिकल 1 में बोला गया था कि जो यूनियन है, मतलब हमारा जो देश, मतलब यहाँ पे नेम ऑफ यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये था आर्टिकल 1, नेम ऑफ यूनियन एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये था उधर आर्टिकल 1 में। उसके अंदर 3 चीज़ें थी। पहली चीज़ थी इंडिया का जो नाम है वो होगा वहाँ पे, वो था भारत और इंडिया। इंडिया का जो नाम, 2 नाम है उसको, एक तो भारत है और एक तो इंडिया है। दूसरी चीज़ थी कि इंडिया में जो भी चीज़ आएगी वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखी जाएगी इंडिया के अंदर। और तीसरी चीज़ थी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जितनी टेरिटरी उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें वो पहला था यूनियन टेरिटरीज थी सारी इंडिया की, दूसरा था स्टेट्स थे, और तीसरी चीज़ थी में एक्वायर, मतलब ऐसी चीज़ जो कि अभी फिलहाल इंडिया में प्रेजेंट नहीं, पर बाद में अगर हम किसी चीज़ को, किसी देश को अगर उसका पार्ट लूट लेते हैं और हमारे इंडिया में मिला देते हैं, वो भी आर्टिकल 1 में लिखा जाएगा। बट वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी, ये था फेडरेशन। वहाँ पे ये लिखा नहीं था कि फेडरेशन जो वर्ड है वो वहाँ पे लिखा नहीं था, समझ रहे ना। आर्टिकल 1 जो है मतलब वहाँ पे इंडिया के बारे में सारी चीज़ें, पर वहाँ पे देखो फेडरेशन वर्ड नो वेर यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्टेड आर्टिकल 1 क्या बोलता है, डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 जो बोलता है ना, यहाँ पे फेडरेशन, ये क्वेश्चन आता है कि फेडरेशन वो जो वर्ड है वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं, तो लिखा नहीं। वो इसके अलावा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब सिस्टम तो फेडरल है पर डिस्क्राइब करता है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसे डिस्क्राइब करता है, समझ गए। देखो यहाँ पे ये डायग्राम में ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, सेंट्रल अथॉरिटी होती है हमारे यहाँ पे, और बाकी स्टेट रीजनल गवर्नमेंट होती है, और दोनों के पास पावर जो है डिवाइड होती है। देखो यहाँ पे लिखा है डिवाइड पावर नेशनल एंड लोकल लोअर गवर्नमेंट्स, ईच गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रिक्ट एंड सोवरेन पावर्स, हर एक के पास अपना अपना अलग पावर है, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको, इंडिया और जर्मनी। ये जो देश है ना, यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, यहाँ के जो लोग स्टेट्स हैं, स्टेट के पास भी पावर है, और यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास भी पावर है, वो भी अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले सकती है, समझ गए आप। ये था फेडरल वाला। और एक चीज़, ये जो सारी सिस्टम फेडरल वाली वो हमने कहाँ से ली, ये को देखना है, और उसका थोड़ा और एक मीनिंग देखना है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको कंसेप्शन के लिए समझो, इसको बाद इस पर क्वेश्चन भी आता है, ये स्टेटमेंट पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पर ये स्टेटमेंट आपको तभी समझ आएगा जब आपको इसके पीछे झोल क्या है वो समझ आएगा। देखो अब जो अम्बेडकर साहब थे ना, अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स, अभी हमने बोला ना कि हमारे देश में फेडरेशन वर्ड नहीं यूज़ किया कॉन्स्टिट्यूशन में, पर उसके अलावा क्या यूज़ किया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो वर्ड है ना यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये इसलिए प्रेफर किया था, इट हैज़ बीन प्रेफर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट, मतलब जो फेडरेशन ऑफ स्टेट जो लिखना था इसके अलावा हमने लिखा था यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्यों लिखा था, 2 रीजन से। एक तो क्या है, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग दी स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। देखो हमारा जो है ना, हमारे स्टेट इकट्ठा होकर देश नहीं बनाए, जैसे अमेरिका है ना, वहाँ पे जो स्टेट है वो स्टेट अलग अलग, जैसे अंग्रेज वहाँ पे भी थे, वहाँ पे उनको कॉलोनी बना के रखा था, अलग अलग स्टेट थे। इनको लगा कि अंग्रेज जो है हम पे रूल करेंगे, जैसे ये इंडिपेंडेंट हो गए, पर इनको लगा बाहर की कल कोई पावर आ सकती है, वापस हमें गुलाम बना सकते हैं, इससे अच्छा हम एक काम करते हैं,
हम अलग इकट्ठा हो जाते हैं, अलग अलग जो है, और एक देश को बनाते हैं, ताकि हमारा सेंटर स्ट्रांग रहेगा और हम पे कोई आक्रमण नहीं करेगा। तो इसलिए ये स्टेट अलग अलग थे, अलग अलग विचारधारा के, वो इकट्ठा आ गए और इन्होंने एक स्टेट बनाया। अब मुझे बताओ, सेंटर बनाया इन्होंने, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए और उसके अंदर ये स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। अब मुझे बताओ, जब ये स्टेट इकट्ठा आएंगे और बनाएंगे तो ये पावर सेंटर को ज़्यादा देंगे या खुद के पास ज़्यादा रखेंगे? ऑफकोर्स खुद के पास। तो ये जो स्टेट है ना, इनके पास खुद पावर है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकी, ये स्टेट को बिना पूछे इसकी बाउंड्री अल्टर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब वो स्टेट जैसे बने थे ना, तब से अभी तक वैसे के वैसे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। और हमारा इंडिया का देखो, मध्य प्रदेश टूट के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार के 2 टुकड़े हो गए, कौन सा, एक तो बिहार हो गया, दूसरा झारखंड हो गया, ये उत्तरांचल बन गया उत्तर प्रदेश से। अभी जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए, उधर 2 इसको यूनिटी में बना दिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये अमेरिका में पॉसिबल नहीं। और हमारा देश का जो आर्टिकल 3 बोलता है, आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 बोलता है कि अगर आपको किसी भी स्टेट को अल्टर करना है, कुछ भी करना है, तो आर्टिकल 3 से पावर है। और उसके लिए जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 के अंदर नहीं करना है, वो सिंपल ऑर्डिनरी बिल सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकता है। और जब बिल आएगा तो सिर्फ उसके लिए प्रायर परमिशन चाहिए, किसकी? प्रेसिडेंट की परमिशन लेंगे, वो बिल पार्लियामेंट में दोनों सदन में पास किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट उस पर साइन मारेगा। और वो बिल जो है ना, वो साइन मारने से पहले वो जो स्टेट है, जिस स्टेट को उससे फायदा या नुकसान हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र के अगर 2 टुकड़े करने, उस स्टेट को बिल भेजा जाएगा, और उससे कोई लेना देना नहीं कि वो स्टेट उस चीज़ से एग्री या नहीं हुआ, एग्री, बस उसको भेजना है और फिर डायरेक्ट इधर बिल पास कर देना है। ये चीज़ अमेरिका में पॉसिबल नहीं, समझ गए? इसलिए जो अम्बेडकर साहब क्या बोलते हैं कि हमारा जो फेडरेशन है वो अमेरिका की तरह नहीं। तो फेडरेशन वर्ड जब आता है ना, फेडरेशन वर्ड का मतलब ये होता है डायरेक्ट कि अलग अलग पावर इकट्ठा, मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट पावर एक जगह आ रही। तो फेडरेशन वर्ड को इसलिए यूज़ नहीं किया हमने, समझ गए? इसलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट, सारे स्टेट का यूनियन, ये हमने यूज़ किया है, समझ गए? तो क्योंकि हमारा जो सेंटर है, मतलब हमारा जो देश बना है, वो एग्रीमेंट नहीं है, ये स्टेट का एग्रीमेंट नहीं है, ये जैसे कि लाइक अमेरिकन फेडरेशन की तरह। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारा जो स्टेट है, मतलब हमारा जो देश है, ये स्टेट के पास जो है हमारे देश के, उसके पास पावर नहीं, कौन सी? नो राइट टू सिसिड, मतलब राइट टू सिसिड पावर, मतलब क्या? फ्रॉम फेडरेशन। मतलब हमारा देश कल अगर उत्तर प्रदेश बोलता है कि भाई साहब हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें अलग देश बनना है, तो उनको ना आर्मी भेज के पेला जाएगा सही से, वो योगी आदित्यनाथ को। मतलब कोई भी स्टेट का अगर चीफ मिनिस्टर बोलता है कि हमें ये सेंटर में रहना नहीं, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ही नहीं लिखी गई, मतलब ये क्लॉज ही नहीं लिखा गया है। मतलब हमारे देश के टुकड़े अभी 70 साल हो गए, 70 साल से ज़्यादा, 70-75 साल आज़ाद होके, फिर भी हमारा देश इतना अभी तक ऐसे डेमोक्रेसी हमारे एकदम फंक्शनिंग चल रहे हैं। यहाँ पे एक बार भी मिलिट्री का कुछ शासन नहीं हुआ, बस इंदिरा गांधी ने थोड़ा कांड कर दिया था, 2 साल तक इमरजेंसी लगा दी थी, नहीं तो हमारा देश में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे हमारे डेमोक्रेसी को कोई मतलब जो है ना दाग लगे हो। तो हमारा जो डेमोक्रेसी, वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसी है, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बेहतर है, समझ गए? अभी यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अभी मैं आपको इस लाइन का मीनिंग बताता हूँ। कौन सी वाली लाइन? ये देखो, इंडिया क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, इंडिया इज़ द फेडरेशन, हमारा जो फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ क्या है, द फेडरेशन इज़ यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल। मतलब क्या, हमारा देश में जो अम्बेडकर बोले थे ना कि हमने जो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के अलावा हमने यूनियन ऑफ स्टेट ये वर्ड यूज़ किया है, तो हमारा जो फेडरेशन है ना वो यूनियन है। यूनियन इसलिए क्योंकि हमारा जो सेंटर है ना, देखो, क्योंकि यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब हमारा जो स्टेट अंदर आए, एक बार इसका देश बन चुका है, ये डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे बाद में। स्टेट के पास पावर नहीं हमारे सेंटर को छोड़ के अलग है करने के, स्टेट के पास ज़्यादा एक लेवल के बाद पावर भी नहीं, सेंटर के पास ही ज़्यादा पावर है। इसलिए हमारा जो देश है इसको बोला जाता है फेडरेशन ऑफ यूनियन, और ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब हमारा जो देश है उसका टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए अब तक कभी हुए नहीं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने ये कहाँ से उठाया है, फेडरेशन वाला जो कंसेप्ट ना, ये हमने अमेरिकन मॉडल से नहीं उठाया है, ये हमने कनाडा के मॉडल से उठाया है। मतलब हमारा देश का जो फेडरल सिस्टम है ये कनाडन सिस्टम से हमने उठाया है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी कनाडा जो सिस्टम है, क्योंकि अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम है वहाँ पे भी फेडरेशन है ना, हमने देखा ना अभी एग्जांपल में, अमेरिका में भी फेडरेशन स्टेट के पास पावर है और कनाडा में भी, पर डिफरेंस ये है कि कनाडा के पास, अमेरिका के पास ना सेंटर के पास पावर, मतलब स्टेट के पास बहुत पावर है, और जो है कनाडा में सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमारे देश में वही, हमारा देश में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझ गए आप? सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से किसी स्टेट को दबा सकती है। आप वैसे अमेरिका में नहीं, अमेरिका में ना सेंट्रल को, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या हुआ था, ये जो ट्रम्प भाई साहब है ना, आपको पता होगा कितने मतलब भयानक प्राणी है। ये जब चुन के आए थे ना, इन्होंने बोला था कि मैं 8 मुस्लिम देश है ना, अगर मैं चुन के आता हूँ तो ये यहाँ के जो लोग हैं उनको बैन मार दूंगा अमेरिका में आने से, इनका वीज़ा ही मतलब जब्त कर दूंगा, पासपोर्ट, उनको वीज़ा नहीं देंगे, इसका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। और वो पगलेट ने वैसे किया, जैसे वो प्रेसिडेंट बन गया 1-2 महीने के बाद उसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ले लिया और उसने बोला कि आज से, जैसे कि ईरान काफ़ी देश थे, ये देश के जो लोग मुस्लिम कंट्रीज थे, ये इस देश के लोग हमारे यहाँ पे आएंगे नहीं इंडिया में, मतलब इंडिया नहीं यूएस में, और इनको अभी जितने लोग इनको भगा दो यहाँ से यूएसए से। अब उस टाइम पे क्या हुआ, एक स्टेट है उनका, ये स्टेट का जो एक स्टेट, उनका एक स्टेट एक्टिव हो गया, और स्टेट की जो हाईकोर्ट है ना उसने डिसीजन दे दिया, उसने बोला
कि हम इस जो डिसीजन लिया है, हमारे देश के जो हम एक स्टेट के हाईकोर्ट हैं और हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है, इसने जो डिसीजन लिया है, हम इस डिसीजन पे स्टे लगाते हैं और डिसीजन पे स्टे लग गया। मतलब आप सोचो ये चीज़ इंडिया में पॉसिबल है क्या? अगर मोदी जी कोई डिसीजन लेते या हमारे प्रेसिडेंट कुछ डिसीजन लेते और केरला की हाईकोर्ट बोलती कि हम इस पे स्टे लगाते, उनके औकात है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिसीजन जो बनता है प्राइम मिनिस्टर, उसके डिसीजन पे कोई मतलब आपत्ति जाता है, ये पॉसिबल नहीं है हमारे इंडिया में। समझ क्यों? क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल के टाइप है। यहाँ पे सेंटर बहुत स्ट्रांग है, स्टेट की सेंटर के सामने कोई औकात नहीं। समझ गए ना आप? वहाँ पे औकात नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं, स्टेट के पास भी पावर है, पर बता रहा हूँ मैं एक लेवल के बाद सबसे अगर देखा जाए तो एवरेज निकाल के देखा जाए तो हमारे यहाँ पे भी सेंटर स्ट्रांग है और कनाडा का जो मॉडल है वहाँ पे भी सेंटर स्ट्रांग है। अमेरिका में वैसा नहीं है। अमेरिका जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, अमेरिका में स्टेट के पास भी बहुत पावर है। समझ गए? मैं आगे देखते हो कि देखो हमारा जो यहाँ पे हमने जैसे अभी बताया, इंडिया का जो फेडरेशन है वो रिसेंबल वो कनाडान फेडरेशन को हमने उससे लिया है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन वैसे हुआ था। समझ रहे क्या? द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसमें डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता स्टेट का। और दूसरा क्या है, ये प्रेफर किया इन्होंने भी यूनियन को प्रेफर किया है। कनाडा फेडरेशन जो है इसको भी इन्होंने यूनियन बोला है। और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब तीन चीज़ें, एक तो क्या है, इसका फॉर्मेशन भी हमारा वैसे ही हुआ है कनाडा का जैसे हुआ था। पहले सेंटर बना था, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पहले देश बना था, बाद में उसके हमने स्टेट में डिवाइड किया और बाद में हम स्टेट को जैसे मन मर्जी चेंज कर सकते, कुछ भी कर सकते। दूसरी चीज़ थी कि कनाडा वाले जो थे इन्होंने भी फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया था, यूनियन यूज़ किया था, वर्ड यूज़ किया था यूनियन। और तीसरी चीज़ थी कि इनकी जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब इनके पास सेंटर के पास ज़्यादा पावर है और हमारे देश में भी क्या है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। इंडिया एडॉप्टेड फेडरल सिस्टम ड्यू टू टू रीजन, जो हमने देखा अभी, लार्ज साइज ऑफ कंट्री एंड सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी, इसके वजह से हमारे यहाँ पे हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया है। तो यहाँ तक समझ गया आपको? अभी आपको समझ गया होगा कि फेडरल सिस्टम जो हम कब से देख रहे हैं ये क्या है। समझ गए? तो इस तरह से हमने देखो हमें जो टॉपिक कवर करने थे पॉइंट, इस तरह से हमने उसके जो 2 पॉइंट है वो कवर कर ली, कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम। अब हम देखते हैं कि जो फेडरल सिस्टम उसके फीचर्स क्या है, मतलब कौन से ऐसे फीचर्स है जहाँ पे पता चल जाता है कि ये फेडरल सिस्टम को ये करते हैं, मतलब सेंटर और स्टेट इसकी पावर से रिलेटेड या सेंटर और स्टेट इसके जो है साथ में काम करने से, इन दोनों को से रिलेटेड कौन सी चीज़ें आती हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे पता चल जाता है कि हमारा देश फेडरल है। समझ रहे? अब हमारे देश में तो ये वर्ड यूज़ नहीं किया है, फेडरल वर्ड यूज़ नहीं किया है, पर पता कैसे चलेगा हमारा देश फेडरल है? देखो सबसे पहले क्या है, डुअल पॉलिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी। तो अगर किसी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, तो समझ लो कि वो क्या है, वो देश फेडरल सिस्टम। वहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होगा, इधर चीफ मिनिस्टर होगा, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। इनके पास एक लिस्ट है, इसमें ये काम करेंगे, इसके पास स्टेट लिस्ट है, इसमें ये काम करेंगे। तो ये सारे पावर देखो, ये डिवीजन ऑफ पावर, वही डिवीजन ऑफ पावर मतलब वही लिस्ट में पावर ये कर दिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ पे लिख दिया है सारा स्टेट गवर्नमेंट होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। डिवीजन ऑफ पावर को डिवाइड कर दिया है कि ये जो पावर है, ये सेंट्रल लिस्ट के जो पावर है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेंगी, स्टेट लिस्ट में जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, और करंट लिस्ट में जो पावर है इसमें दोनों भी काम करेंगे। ये भी लिखा गया है। उसके बाद क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो देश है इसमें जो है ना, मैंने आपको इससे पहले बताया था, पार्लियामेंट सुपीरियर ने कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है। क्योंकि जैसे कि हमने जो हमारा 2-3 जो लेक्चर पे अगर पीछे जाएंगे तो हमने एक लेक्चर देखा था, उसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर, अब जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें क्या दिखा हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर में ये लिखा था कि हमारा जो देश है उसमें जो जैसे कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, पर एक अलग ऐसी लिस्ट है जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो है उसके अंदर जो लिस्ट है उसमें ऐसे लिखा गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर कानून बनाती इसके अंदर, तो उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये कानून सही नहीं है तो वो उसको नल एंड वाइड मार देगा, उसको खारिज कर देगा, उसको इनवैलिड करार दे देगा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो एब्सोल्यूट नहीं, पार्लियामेंट कुछ भी बनाता है इसका मतलब वो एब्सोल्यूट नहीं, उसका कुछ चीज़ें वो नल एंड वाइड भी हो सकती है, इनवैलिड भी हो सकती है। इसका मतलब, और किस वजह से इनवैलिड होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो दायरा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है, इसको अगर खतरा पहुंचता है किसी लॉ से तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का वो लॉ को खारिज कर सकती है। इसका मतलब हमारे देश में पार्लियामेंट सुपीरियर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है। तो ये भी हमारा जो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फीचर्स है हमारे कैसा फेडरल सिस्टम का। उसके बाद क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो देश है कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कुछ चीज़ ऐसी उसको चेंज करना है, जैसे कि जीएसटी। अब जीएसटी लाना था, तो जीएसटी जब लाना था ना, तो मैंने बताया ना आपको मेजोरिटी हुई थी, हमने देखी थी सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी, उसके बाद जो स्पेशल मेजोरिटी उसमें जो स्टेट का होता है कंसेंसस वो भी होता है, वो भी हमने देखा था। अब देखो, और उसका लास्ट में था इफेक्टिव मेजोरिटी। अभी अलग अलग मेजोरिटी हमने देखे थे, वो भी आप एक बार देख लो, वो अमेंडमेंट वाले चैप्टर में देखे थे हमने। अब अगर जीएसटी लागू करना था हमारे देश में, तो जीएसटी लागू करने के लिए क्या क्या चीज़ें थी, देखो उसके लिए आपको क्या करना था। सबसे पहले जो बिल आया था पार्लियामेंट में, एक तो लोकसभा में आया था बिल, उसके बाद क्या है राज्यसभा में आया था। तो एक तो उसको आपको 66% जो लोग हैं
उसने उनको वहाँ पे पास करना था, वहाँ से 66% लोगों ने, दोनों भी, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। अब इधर 500 कितने 52 मेंबर है, इधर 250 है, मतलब इधर लगभग 300 350, इधर 150 तो 200 लोगों ने, इतने लोगों ने इसको पास करना था। इसके बाद वो बिल कहाँ जाता था, प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना था। और वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें से कम हाफ, मतलब जो हमारे पास 28 ना, अभी 14 स्टेट गवर्नमेंट ने उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना था। उसके बाद वो जो बिल था वो जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, वो पास करेगा, फिर वो लागू हो जाएगा जीएसटी सारे देश में। अब ये एग्जांपल इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारे देश में, हमारा देश जो है वो ऐसा है कि इस देश में अगर आपको स्टेट और सेंटर पे जो एक आधी कोई चीज़ है जो दोनों जगह लागू करनी, उसके लिए आपको स्टेट का भी कंसेंस लेना पड़ता है। मतलब जो चीज़ें स्टेट से ज़्यादा रिलेटेड नहीं, उसमें तो सिर्फ बिल राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा में पास होगा और वो बिल एक्ट बन जाएगा। बट कुछ चीज़ें जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को अगर आपको अल्टर करना है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे स्टेट भी कंसर्न है, उसको अगर आपको अल्टर करना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट भी जाकर भी बिल पास करना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब क्या, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत रिजिड है, कॉन्स्टिट्यूशन को आप इतने आज आराम से चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी फीचर है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का। उसके बाद क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसमें मैंने बताया जुडिशरी बीच में कूद पड़ती है और अलग जगह फेडरेशन जो है उसको बचाती है। और बाइकैमरलिज्म मतलब क्या, वही चीज़ जो स्टेट है कुछ में, उसमें विधानसभा भी और विधान परिषद भी, समझ रहे, असेंबली भी है और उसके बाद ये विधान परिषद भी, और जैसे इधर भी लोकसभा भी और राज्यसभा भी, ये भी फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है। जैसे हमारे स्टेट में क्या, लोकसभा भी, देश में लोकसभा भी और राज्यसभा भी, लोकसभा में डायरेक्ट लोग चुन के जाते हैं और राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं हर एक स्टेट से। तो नॉमिनेट होते मतलब लोकसभा तो देश का रिप्रेजेंटेशन करता है, पर राज्यसभा जो है ना वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये बाइकैमरलिज्म ये भी फेडरल फीचर को दिखाता है। समझ गया आप? तो ये फीचर्स थे, ये हर एक को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारे जो फीचर्स है इसको। तो इस तरह से हमने ये जो तीसरा पॉइंट था इसको भी देख लिया, कौन सा, फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा जो पॉइंट है वो है डिवीजन ऑफ पावर। अब डिवीजन ऑफ पावर मीन्स क्या, देखो हमारे देश में जो हम बोल रहे थे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, हमारे देश में जो कानून है वो बनाने की जो पावर है वो 3 लिस्ट में डिवाइड की है। पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कंकरेंट लिस्ट। इसका मतलब क्या, इसको एक मिनट रुको, मैं इसको ना एकदम डिटेल में आपको एकदम चार्ट के तरीके से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होगा, ये यहाँ पे यूनियन लिस्ट होगी, एक डिवीजन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसने पावर को डिवाइड किया है। अगर कल कानून बनाना है, हमारे देश में लॉज बनाने हैं देश को चलाने के लिए, तो वो लॉ कौन बनाएगा, कौन सा लिस्ट पे, मतलब कौन सी चीज़ का लॉ कौन बनाएगा, उसकी पावर क्या है। अब हमने तो देख लिया फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर फेडरल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया है, लॉ को डिवाइड कर दिया बनाने की पावर को सेंटर और स्टेट में। तो फिर कौन सा लॉ कौन बनाएगा, इसको देखते हैं। पहली लिस्ट होगी यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कंकरेंट लिस्ट। अब जब संविधान बना था ना, तब इस लिस्ट में ना 97 पॉइंट्स थे, मतलब सब्जेक्ट्स थे। ये सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये सब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो लॉ वो सेंट्रल यूनियन लिस्ट पे, अभी फिलहाल उसमें कितने 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में कितने थे, 66 सब्जेक्ट थे, अभी वो 61 है। और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट थे, उसमें अभी 52 सब्जेक्ट्स थे। अब इस सब्जेक्ट क्या है और उस पर लॉ कौन बनाता है, कैसे बनाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है सही से कि यूनियन लिस्ट जो है इसके पास क्या है, जो सारे सब्जेक्ट हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के, मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट के पास होते हैं। और उस पर जो लॉ कानून बनाने की पावर है वो किसके पास होती है, वो यूनियन के पास होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी लॉ बनना है तो ये कहाँ बनेगा, बस पार्लियामेंट में बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि डिफेंस है, बैंकिंग है, समझ, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है, ये जो चीज़, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिटीजनशिप। मुझे बताओ सिटीजनशिप जो है, कल उद्धव ठाकरे कर सकता है सिटीजनशिप के क्लॉज चेंज? नहीं कर सकता। अगर फंडामेंटल राइट्स उसको कर सकता है कि नहीं कर सकता? कोई एक स्टेट है वो जीएसटी का बिल पास कर सकता है और पूरे देश में लागू होगा? नहीं। तो जो चीज़ नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है ना, जिसमें पूरे नेशनल का मतलब पूरे राष्ट्र का हित है, नेशनल लेवल पे राष्ट्र का हित है, राष्ट्रीय लेवल पे, तो वो जो लॉ बनेंगे वो एक लिस्ट बनाई गई है, जो है कि कौन सी लिस्ट, यूनियन लिस्ट। और उसमें कितने सब्जेक्ट थे, पहले जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे 97 थे, अब 100 सब्जेक्ट है। तो 100 सब्जेक्ट जो है, जिसमें जैसे बैंकिंग जैसे पता है, इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसे जो सब्जेक्ट है ना, डिफेंस वगैरह, डिफेंस अभी आपको पता होगा हमारे देश में रेलवेज है, डिफेंस है, इसके मिलिट्री, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आता ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। तो ये 100 सब्जेक्ट जो है, इस पर अगर लॉ बनाना है कल, तो ये लॉ सब कौन बनाएगा, ये यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट, अब इसमें देखो क्या है, यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि ये सब्जेक्ट जो है, यहाँ सब्जेक्ट लोकल एंड स्टेट इंपॉर्टेंट, जो लोकल इंपॉर्टेंट के सब्जेक्ट है और स्टेट इंपॉर्टेंट के स्टेट के इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है, ये स्टेट लिस्ट में डाले गए। इस पर अगर कल लॉ बनाना है तो ये लॉ सिर्फ कौन बना सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें उंगली नहीं करेगा। और ये अगर कुछ सर्कमटेंसेस में स्टेट गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर सकता है। कैसे, कल अगर या जैसे स्टेट यहाँ पे प्रेसिडेंशियल लगा है, स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो चीज़ है, तो या नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तब कर सकता है। पर नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे जो लॉ बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनेगा, नहीं स्टेट गवर्नमेंट ही बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनेगा। स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ, सिर्फ अकेला ही यहाँ पे खिलाड़ी वो अकेला बन सकता है। जैसे कभी पब्लिक
ट्रेड, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैंने जैसे बताया था पानी, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, पुलिस, ये सारी जो चीज़ें ना, इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है। समझ गए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं, बस इमरजेंसी सिचुएशन में या कल जैसे कोई स्टेट है वहाँ पे गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, प्रेसिडेंशियल लॉ लगता है, स्टेट को चलाना है, तब फिर प्रेसिडेंट बना सकता, बोल सकता है पार्लियामेंट को कि आप लॉ बनाओ। नहीं तो नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे लॉ कौन बनाएगा? यहाँ पे जो लॉ बनाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगा। और इसमें कितने सब्जेक्ट है? देखो यहाँ पे 61 सब्जेक्ट थी, पहले 66 थे, पर कुछ को वो जो ऊपर वाले 5 ना, इसको हटाया, इसको निकाल दिया है। देखो यहाँ पे कितने थे? 47 थे ना, इसमें वो डाल दिए कुछ, और कुछ इधर इधर डाल दिए। तो स्टेट का पावर बाद में इमरजेंसी जब लगी थी तो इंदिरा गांधी ने स्टेट का पावर कम कर दिया था और यूनियन गवर्नमेंट का पास पावर ले लिया था। जैसे अभी एजुकेशन है, एजुकेशन पहला ना स्टेट सब्जेक्ट था, अब वो कनकरेंट में आ गए, समझ रहे, इस लिस्ट में आ गए। तो स्टेट के समझ गए, अभी स्टेट लिस्ट में पावर। उसके बाद आगे चलते हैं कनकरेंट लिस्ट। अब कनकरेंट लिस्ट का क्या जोल है? अब कनकरेंट लिस्ट में क्या है? इसमें कौन से सब्जेक्ट है? हैज़ कॉमन सब्जेक्ट्स, हैज़ कॉमन इंटरेस्ट इन बोथ एंड सेंट्रल एंड स्टेट। ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कॉमन इंटरेस्ट है, स्टेट का भी इंटरेस्ट है और स्टेट इसका भी इंटरेस्ट है, सेंटर का भी। तो ये जो लिस्ट, ये सब्जेक्ट है, ये कनकरेंट लिस्ट में डाले गए। समझ गए आप? तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, जब संविधान बना था हमारा, उस टाइम पे ये जो सब्जेक्ट्स थे वो कितने थे? 47। अभी ये कितने? 52। और इनका ये जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ दिखा लिया हुआ है, इस पर लॉ कौन बना सकता है? बोथ, दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकते हैं। देखो जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारे जो है ना, ये इस पर कौन? ट्रेड यूनियन, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, इस पर कौन बना सकता है लॉ? इसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। अब ये क्या है? हमने ये अभी सारा देखा, ये हमारा जो फेडरेशन है देश का, मतलब ये फेडरेशन को ये करता है, रिप्रेजेंट करता है ये चीज़, कौन सा? डिवीजन ऑफ पावर। तो हमारे देश में जो पावर है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर बांट दी है सेंट्रल, स्टेट और कनकरेंट लिस्ट में। ये तीनों अलग अलग हिसाब से अपने ड्यूरेक्शन में काम कर सकता है और इसी को बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे देश में ऐसी सिस्टम जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो लोकल गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पास अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन है, अपने पास कुछ उनके पास पावर्स है जो खुद उस पर लॉ बना सकते हैं उस स्टेट को चलाने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स है। बट कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जहाँ पे दोनों को पावर दी गई है और दोनों उस पर लॉ बना सकते हैं, इसी को बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। अब इसमें कुछ झोले देखो यहाँ पे, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑन कनकरेंट लिस्ट। दोनों कनकरेंट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। बट अगर कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे कि एजुकेशन पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, दोनों में कुछ अगर मतभेद हो जाते हैं, डिफरेंस आ जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ आगे चलेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का लॉ उसको खारिज किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल किया जाएगा, मतलब उसको ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाएगा। और रेसिडुअल सब्जेक्ट, ये जैसे कि ये सब्जेक्ट है ना, कल जैसे कि ऐसा कोई सब्जेक्ट, जैसे अभी पहले शुरू में इंटरनेट से सब्जेक्ट नहीं था, समझ रहे ना, इंटरनेट तो नहीं था जब हमें संविधान हम आज़ाद हुए, तब तो इंटरनेट था ही नहीं। तो अभी इंटरनेट जो सब्जेक्ट है इस पर लॉ बनाना है। जैसे अभी हमारा इंटरनेट पे जो ये आपको पता होगा, ये लॉज बने होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड कि अगर कुछ आप कुछ गलत करते हो, कुछ कांड करते हो तो आपको जेल में डाला जाएगा। ये जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम के जो लॉज बने होते हैं, अब मुझे बताओ साइबर क्राइम जब इंटरनेट था ही नहीं, पर इस पर कौन लॉ बनेगा? जैसे नया सब्जेक्ट है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है, तो फिर ये जो है इसको बोलते हैं रेसिडुअल सब्जेक्ट, मतलब ऐसे सब्जेक्ट दैट इज नॉट मेंशन इन द 3 लिस्ट बाय गवर्नमेंट, मतलब बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बाय डिफॉल्ट सेंटर के पास आ जाते हैं, समझ रहे? इस चीज़ को याद रखो। तो इस तरह से हमने देखो ये जो 4 टॉपिक्स थे, ये 4 टॉपिक से मतलब 4 टॉपिक को अंडरस्टैंड करके हमने ये समझने की कोशिश की कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। और उसी तरह से हमारा जो दूसरा यूनिट था सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसका जो दूसरा चैप्टर था फेडरल सिस्टम, इसको हमने आज के लेक्चर में ख़त्म कर दिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। आपके लिए मेरे पास एक नोटिस है, आप एक काम करो, मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की एक लिंक देता हूँ ग्रुप की, आप ना टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना उसमें ऐड हो जाओ, ताकि ना मैं वो व्हाट्सएप पे तो आपको भेजता हूँ लिंक, बट आप ना टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पे ना नोट्स वगैरह भेजने के लिए बहुत आसानी होती है और मैं टेलीग्राम को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है ना, मैं उसको लिंक भेजता हूँ नीचे, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप में से काफ़ी लोगों ने अगर चैनल को आप डेली वीडियो देखते हो, पर वो आ जाके नीचे देखो सब्सक्राइब बटन है, उसको आपने सब्सक्राइब बटन जो है उधर क्लिक किया कि एक बार देखो, आप डेली लिंक आती है वीडियो देख रहे हो, पर वो सब्सक्राइब बटन पर अगर क्लिक नहीं किया होगा तो उसको क्लिक कीजिए और वहाँ पे साइड में जो घंटी होती है उसको भी दबाइए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको जाके वो लिंक देखने की ज़रूरत नहीं, मतलब जैसे व्हाट्सअप पे लिंक आती है वो देखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल में कि ये वीडियो अपलोड हो चुकी है इस चैनल पर। समझ गए? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।